जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा अध्याय 2 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। आप सब परिचित हो चुके हैं इस चैप्टर से बखूबी। आप सबको मैंने बता दिया है सोवियत प्रणाली क्या है और उसके साथ ये भी बताया है कि मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों को क्यों माना जाता है सोवियत संघ के विखंडन का कारण। परंतु मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां सोवियत संघ के विखंडन का प्रमुख कारण नहीं है, उसके पीछे और भी कारण है और आज हम चल रहे हैं उन्हीं कारणों को समझने, उन्हीं कारणों को जानने जिसने वास्तविक रूप में सोवियत संघ को बर्बाद किया है। मैंने आपको बताया है जिस प्रकार से एक व्यक्ति एक दिन में नहीं मरता, उसके मरने के पीछे भी, बीमार होने के पीछे बहुत सारे कारण होते, वैसे ही यूएसएसआर के बीमार पड़ने के भी बहुत सारे कारण हैं। यूएसएसआर एक दिन में कमजोर नहीं हुआ है, कोई भी एक दिन में कमजोर नहीं होता, ये बात जान लो। इंसान कभी भी एक दिन में कमजोर नहीं होता, वो कमजोर होगा धीरे 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 धीरे। जिसे लगता है कि पाकिस्तान सिर्फ आज 5 से 10 सालों में कमजोर हुआ है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। उसकी कमजोरी का आधार उस दिन रख दिया गया था जिस दिन उसने लोकतंत्र के रास्ते से हटकर सैन्यशाही में जाना स्वीकार कर लिया था। उसी दिन उसकी बर्बादी का रास्ता रख दिया गया और यूएसएसआर की बर्बादी का रास्ता उस दिन से प्रारंभ हो जाता है जिस दिन स्टालिन वहां का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख कौन बनता है? स्टालिन जिस दिन बन जाएगा उसी दिन से सोवियत संघ के पतन का प्रारंभ हो जाएगा। सोवियत संघ का पतन वहीं से होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के सामने कोई चू तक नहीं कर सकता था और जब तक आपके समाज में आपका कोई आलोचक नहीं रहेगा ना, तब तक आप अपनी गलतियों को कभी सुधारेंगे नहीं। आप अपने आप को भगवान समझने लगेंगे और भगवान समझना ही किसी के लिए सबसे बड़े पतन का कारण बन जाता है। इंसान को इंसान रहने दो तो ज्यादा अच्छा है। अगर उसे भगवान बनाने लगोगे ना तो देश का भी पतन होगा, आपका भी पतन होगा। यूएसएसआर के पतन का सबसे बड़ा कारण है स्टालिन का तानाशाह बन जाना, तानाशाह और सोवियत मशीनरी का करप्ट हो जाना। सोवियत मशीनरी जब मैं शब्द यूज कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं सरकारी तंत्र का, सरकारी कर्मचारियों का। समझ में आई बात? सरकारी कर्मचारियों का करप्ट हो जाना, ये कारण बता रहा हूं मैं, सुन लो ध्यान से। और इसके साथ साथ कोल्ड वॉर आप सब जानते हैं, शीत युद्ध और शीत युद्ध में हथियारों की होड़, शीत युद्ध और शीत युद्ध में हथियारों की होड़, ये पॉइंट लिख लो चाहे। शीत युद्ध और शीत युद्ध में हथियारों की होड़ सोवियत संघ के पतन का एक और कारण है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये वो प्रमुख कारण है जिनके कारण सोवियत संघ का पतन होगा। तो आइए चलते हैं और डिटेल से एक एक विषय को, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो पेज नंबर है 20 और चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे बिखर गई? ये सबके मन में प्रश्न है, ये सबके मन का प्रश्न होना भी चाहिए कि विश्व की दूसरी महाशक्ति कैसे अचानक बिखर गई? अचानक कुछ नहीं होता, ये बात जान लो आप। अचानक कुछ नहीं होता। मैं भी बीमार पड़ूंगा, आप भी बीमार पड़ेंगे, तो उसके पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है। कारण के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं होगा, कारण के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं होगा, ये बात जान लो आप। हर चीज जो होता है वो किसी ना किसी कारण से होता है। भगवान भी अपने ऊपर मौत का कारण नहीं लेते, किसी ना किसी कारण से व्यक्ति को मारते। कहते हैं हिल्ला रोजी मौत बहाना, बिना बहाने के किसी की मौत नहीं होती। देखा होगा किसी की भी
बहुत ही चुनिंदा लोग होते हैं जो हंसते खेलते टपक जाते हैं, नहीं तो हर व्यक्ति की मौत कहीं एक्सीडेंट से, कहीं बीमारी से, कहीं हार्ट अटैक से, कहीं किसी से, कहीं किसी से ऐसी होती है ना। तो वैसे ही सोवियत संघ का पतन भी एक दिन में नहीं हुआ है। सोवियत संघ का पतन बहुत सारे कारणों के कारण हुआ है और आज हम उन्हीं कारणों को डीप समझने चल रहे हैं, समुद्र में चल रहे हैं मारने डुबकी। सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवाद के अंत को समझने के लिए ही यह सवाल पूछना जरूरी नहीं है। यह सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के पतन को समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि सोवियत संघ के रूप में ना तो कोई राज व्यवस्था पहली बार टूटी और ना ही आखिरी बार। सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में हम एक सर्वसामान्य सबक सीख सकते हैं। ये आपको पढ़ाया इसीलिए जा रहा है कि दुनिया में आप वो गलतियां ना करें जो दुनिया ने कर दी हैं। हर व्यक्ति के पतन का कोई ना कोई कारण होता ही होता है। मैं बर्बाद होऊंगा तो मेरे कारण मैं बर्बाद होऊंगा, मेरी बर्बादी में किसी तीसरे का योगदान नहीं हो सकता। वो सहायक हो सकता है, योगदान नहीं हो सकता। योगदान किसी का नहीं हो सकता। मैं आबाद भी होऊंगा तो अपने कारण, मैं बर्बाद भी होऊंगा तो अपने कारण। आबादी में तो योगदान हो सकता है, लेकिन बर्बादी में किसी का योगदान नहीं हो सकता। ये बात जान लो आप। अगर आप कहते हैं कि मेरी बर्बादी में इसका योगदान है, तो आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। आपकी बर्बादी में सिर्फ आपका योगदान होता है, किसी और का नहीं। आपको बनाने में बहुत से लोगों का योगदान हो सकता है, लेकिन बर्बादी का कारण आप खुद होते हैं। आप ये बात जानिए, इस बात को समझिए। तो सोवियत संघ को बर्बाद करने में सिर्फ 2-3 लोगों का नहीं, बहुत से लोगों का योगदान है, और उसी को हम चल रहे हैं समझने, जिससे कि हम इतिहास में आने वाले समय में वो गलतियां ना दोहराएं। इसीलिए हम चल रहे हैं इस चीज को बखूबी समझने। सुनिएगा बहुत ध्यान से, आगे सुनिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। अंडरलाइन दिस कोट। क्या कह रहा है? सोवियत संघ की सरकारी, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं लोगों की आकांक्षाओं को, अर्थात लोगों की जरूरतों को फुलफिल नहीं कर सकी। लोगों की जरूरतों को फुलफिल नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकी? आप सबको मैंने बता दिया है। सोवियत संघ किस विचारधारा पर चलने वाला देश था? सोवियत संघ था साम्यवाद और समाजवाद की विचारधारा पर चलने वाला देश। और जो देश समाजवाद के रास्ते पर चलता है, डबल एस के सिद्धांत पर चलता है सोवियत संघ आपका। तो जो समाजवाद के सिद्धांत पे चलेगा, वहां पर जनता की भलाई का भी जिम्मा किसे उठाना पड़ेगा? सरकार को। यहां पर सब कुछ सरकार को ही करना है, परंतु जो सी पर चलता है, कैपिटलिस्ट पे चलता है और जो पूंजीवाद पर चलता है, उसे जनता की भलाई का जिम्मा खुद अपने कंधे नहीं उठाना है। उसे जनता के लिए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। उसके बाद जनता की पॉकेट में जितना दम होगा, जनता उतना ही अपना विकास कर पाएगी। अगर जनता की पॉकेट में दम नहीं है तो जनता विकास नहीं कर सकेगी। यह है किसका सिद्धांत? पूंजीवाद का सिद्धांत। पूंजीवाद कहता है कि आपकी जितनी औकात रहेगी आप उतना ही विकास करेंगे, और आपकी औकात नहीं होगी तो आप मार्केट में क्या नहीं कर सकते? आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो आज भारत भी किस तरफ जा रहा है? आज भारत भी पूंजीवाद की तरफ जा रहा है। तो इसीलिए भारत में आज आप देख सकते हैं आर्थिक असमानता बहुत बड़े स्तर पर है, बहुत बड़े स्तर पर है। कुछ लोगों के पास अपार पैसा है और कुछ लोगों के पास इतना भी नहीं है कि वो अपने लिए 2 वक्त का राशन भी जुगाड़ कर सके। इसी देश में अंबानी भी है, अडानी भी है, जो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में आते हैं, है ना? और इसी देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन भी बांटा जा रहा है। यही समझ लो आप कि यह है पूंजीवाद की हकीकत। यहां पर सरकार सिर्फ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है। यहां पर सरकार
यहाँ पर सरकार, वहां पर जो पूंजीवादी समाज होता है वहां पर सरकार गरीबी से निकालने का वो संघर्ष, वो जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं उठाती जो कि एक समाजवादी सरकार के ऊपर होता है। समाजवादी सरकार का सिद्धांत ही क्या होता है कि समाज में समानता हो, समानता हो, समानता ना मिटने पाए, समानता में असमानता ना आने पाए, यही तो है ना समाजवाद। समाजवाद का सिद्धांत ही किस पर है? समानता पर है। तो समाजवाद में समानता स्थापित करने के लिए सरकार को ही संपूर्ण संघर्ष करना पड़ता है। तो ये बात जान लो। तो यहां पर सरकार पर डबल प्रेशर है, डबल प्रेशर। जनता की आकांक्षाएं भी सरकार को ही पूरी करनी है, परंतु यहां पर नहीं है। और ये जनता की आकांक्षाएं पूरी करने के चक्कर में, जनता की आकांक्षाएं पूरी करने के चक्कर में यहां का सरकारी तंत्र बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें किसके अधीन है? सरकार के अधीन है। बिना सरकार की परमिशन के कुछ होगा ही नहीं। तो जब सरकार की परमिशन के बिना कुछ होगा नहीं तो फिर क्या होगा? जो सरकारी कर्मचारी होंगे वो अपनी एक साइन की, जो उनकी खुद जिम्मेदारी है, उसकी फिर वो क्या लगाने लगेंगे? बोली, कि पैसा दोगे तभी तुम्हारा काम आगे होगा, नहीं तो आगे नहीं होगा। आप सब इस चीज को आसपास देखती होंगी कि भारत में भी ये कल्चर है। सरकारी अफसरों का जो काम है उसी काम को करने के लिए वो घूस लेते हुए दिखाई पड़ जाते हैं। तो ये जो चीज होती है ना, ये चीज किसी भी देश की बर्बादी का सबसे बड़ा आधार बन जाती है। तो पहला पॉइंट तो यही है, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं का जनता की महत्वाकांक्षाओं का पूरा ना कर पाना। पहला पॉइंट सोवियत संघ के विखंडन का। भाई जनता ही खुश नहीं रहेगी। सबसे पहले किसने बगावत करी है? जनता ने तो बगावत करी है। किसने तोड़ी है वो दीवार? कौन सी दीवार? बर्लिन की दीवार किसने तोड़ी है? जनता ने ही तोड़ी है ना। कौन सी जनता ने? पूर्वी जर्मनी की जनता ने, है ना। क्यों? क्योंकि वो देख रहे थे कि वहां पश्चिमी जर्मनी के लोग बहुत सुविधा भरा जीवन जी रहे हैं और पूर्वी जर्मनी के लोग सुविधा विहीन जीवन जी रहे हैं। सरकार उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही है, इसीलिए वो धड़ाम 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 तोड़कर दोनों जर्मनी को एक कर देते हैं। समझ में आई बात? तो पहला पॉइंट यही है, सोवियत संघ के विखंडन का। समझ में आ रहा है? आगे लिख लो इस चीज को, ठीक है। सोवियत संघ के पतन का कारण रहा, कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य व्यवस्था को शक की नजर से देखने लगा। उस पर खुले आम सवाल खड़े करने शुरू किए। यह व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई, कमजोर कैसे हुई और अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया? इसका उत्तर काफी हद तक साफ है। इस सिलसिले में एक बात एकदम स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगाया। तो ये दूसरा कारण है सोवियत संघ के विखंडन का। सोवियत संघ की जनता के विकास पे लगने वाला पैसा कहां लगा? हथियारों की होड़ पर, हथियारों के निर्माण पर। दूसरा पॉइंट बता रहा हूं सोवियत संघ के विखंडन का। हथियारों की होड़ पर सरकार ने हद से ज्यादा पैसा लगाया, जो कि कदापि उचित नहीं था, जो कि कदापि ही उचित नहीं था। सोवियत संघ की जनता की बर्बादी में शीत युद्ध की बहुत बड़ी भूमिका है। और अगर ये शीत युद्ध, कोल्ड वॉर नहीं हुआ होता तो आप समझ लो सोवियत संघ हो सकता ना टूटता, हो सकता, क्योंकि वो अपनी जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर पाता, वो अपनी जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर पाता। और जो लोग कहते हैं हथियार बहुत बड़ी चीज है, वो देख ले हथियार पैदा करके। अगर हथियार से पेट भर जाए, कहना मेरी बात कि भर सकता है हथियार से पेट? हाँ, बंदूक खरीद लो, खेत में गाड़ दो गोली, क्या फसल रुक जाएगी? बंदूक खाओगे? बंदूक खाओगे तो जान ही चली जाएगी। ये बात समझ लो आप। बंदूक से पेट नहीं भरा जा सकता। शुक्ला जी समझ में आई बात? नहीं भरा जा सकता। चलो और बताओ। तो ये दूसरा कारण है
किस चीज का? सोवियत संघ के विखंडन का, टूट जाने का। चलो एक पारिवारिक उदाहरण के माध्यम से मैं समझा देता हूं। परिवार की कमाई है 100 रुपए, परिवार की कमाई है 100 रुपए प्रतिदिन की बोल रहा हूं कि प्रतिदिन घर की कमाई कितनी है? 100 रुपए। कितनी है? 100 रुपया। कितनी है भैया? 100 रुपया। अब पिताजी हैं, लाना चाहिए उनको घर का राशन पानी ये सारी चीजें, लेकिन पिताजी 70 रुपये ठहरा पी जा रहे हैं। अब 30 रुपए है, 2 बच्चे हैं, पढ़ लिख भी रहे हैं, अब माता जी को 30 रुपए मिल रहे हैं प्रतिदिन, क्या उसमें घर चल पाएगा? कितने दिन आप पेट काटोगे? कितने दिन? महीने, 2 महीने, साल, 1.5 साल, 2.5 साल, 3 साल। भाई दिन पे दिन बच्चे की भूख भी तो बढ़ेगी ना। दिन पे दिन 2 बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, कुछ भी हो, सरकारी स्कूल में भी पढ़ रहा है बच्चा, फिर भी तो कुछ जरूरतें होती है ना। हर चीज सरकार नहीं दे सकती आपको, हर चीज सरकार मुहैया प्रतिदिन की चीजें तो नहीं दे सकती ना। हर बच्चे की अभिलाषा होती है कि उसको चॉकलेट मिले। अब आपके बगल में जो बच्चा बैठ रहा है वो रोज चॉकलेट ला रहा है, आइसक्रीम ला रहा है, कहीं सेब ला रहा है, कहीं संतरा ला रहा है, रोज वैरायटी ऑफ भोजन ला रहा है, तो आपके मन में भी ये अभिलाषाएं पैदा होना स्वाभाविक है। अब पिताजी रोज ठर्रा पी जा रहे हैं 70 रुपए का, रोज ठर्रा पी जा रहे हैं, रोज ठर्रा पी जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा? घर आबाद होगा कि घर बर्बाद होगा? सेम कंडीशन यहां पर भी। आवश्यकता से ज्यादा हथियार बनाए गए हैं। हथियार इनको चाहिए थे, अगर चाहिए थे 5 तो इन्होंने 50 बनाए हैं। जहां चाहिए थे हथियार 5 वहां पर इन्होंने 50 बनाए हैं। अब बताओ क्या होगा? अब आप बताओ क्या होगा? 10 गुना ज्यादा आप उस पर पैसा लगा रहे हो तो क्या होगा? बर्बादी ही तो होगी ना, बर्बादी ही होगी। अरे पिताजी अगर हफ्ते में 1 दिन दारू पिए तो चलता है, अब पिताजी रोज ही दारू पी रहे हैं, खुद की शरीर भी बर्बाद कर रहे हैं और पूरा घर भी बर्बाद कर रहे हैं। तो यही चीज सोवियत संघ में होती है। सोवियत संघ में सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर, और सरकार अपना अधिकतम पैसा, अपना अधिकतम फंड कहां लगा रहा है? हथियारों के निर्माण पर, जो कि कोई भी प्रॉफिट देने वाला नहीं है, कोई भी प्रॉफिट देने वाला नहीं है। खेती के विकास पर पैसा ही नहीं लग रहा, इंडस्ट्रीज के विकास पर पैसा ही नहीं लग रहा। जो किस चीज की इंडस्ट्री? जिससे रोजमर्रा की चीजें बनाई जाए और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करा जाए, उस प्रकार की चीजों पे पैसा ही नहीं लगाया जा रहा है। तो क्या होगा? बर्बादी ही आएगी ना, बर्बादी ही आएगी ना। तो वही चीज है, सोवियत संघ ने शीत युद्ध के समय काल में अपने देश में हथियारों के निर्माण पर अथाह पैसा खर्च किया। किससे आगे निकलने के लिए? अमेरिका से हथियारी होड़ में आगे निकलने के लिए, जो कि उसकी बर्बादी का दूसरा सबसे बड़ा कारण बनता है। यही है, इसी के कारण उन्होंने अपनी जनता की आकांक्षाओं पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। समझ में आई बात? आगे सुनो। उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों के विकास पर भी खर्च किए ताकि वे सोवियत नियंत्रण में बने रहें। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना और सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर सकी। सोवियत संघ ने अपने पूर्वी यूरोपीय देशों को अपने खेमे में बनाए रखने के लिए उन पर भी पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन सबसे पहले विद्रोह भी वहीं से उठा, सबसे पहले विद्रोह भी वहीं से उठा और सोवियत संघ को तोड़कर वो बाहर निकल गए। जिनको उसने अपने साथ रखने के लिए सबसे ज्यादा पैसा लगाया, वही लोग सबसे पहले पंछी की तरह पिंजरा खुलते मानी उड़ गए। सबसे पहले कौन? पूर्वी यूरोप के देश, और उन पर उसने बहुत पैसा लगाया था। उस पर आपकी यूएसए ने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया था। फिर भी वो पंछी जब आजाद हुए पिंजरे से उड़ गए, फिर रुके नहीं वो। समझ गई बात? आगे सुनो, फिर अगला क्या आता है? ठीक है, इसी के साथ साथ एक और बात हुई, अंडरलाइन। पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी।
वे अपनी राज्य व्यवस्था और पश्चिमी देश की राज्य व्यवस्था के बीच मौजूदा अंतर भांप सकते थे। सालों में इन लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत राज्य व्यवस्था पश्चिम के पूंजीवाद से बेहतर है, लेकिन सच्चाई यह थी कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था और अपने पिछड़ेपन की पहचान से लोगों को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। तो ये तीसरा कारण है। जब सोवियत संघ की जनता को यह पता चला कि सोवियत संघ विकास के दृष्टिकोण से, मानवीय विकास की दृष्टिकोण से बहुत पिछड़ चुका है। वहां पर लोग इंटरनेट टीवी देख रहे हैं, अपने घर में सिनेमा हॉल का मजा ले रहे हैं, एसी में बैठ रहे हैं, इस प्रकार की सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं, जीन्स पहन रहे हैं, जो मन कर रहा है वो खा रहे हैं, जहां मन कर रहा है वो घूम रहे हैं, आजाद हैं। जब इस चीज का उन्हें पता चला ना, तो उनके ऊपर मानसिक रूप से वो टूट गए। भाई सबके अंदर ये अहम होता है ना, अभी भी पाकिस्तान के लोगों में ये अहम है कि हम तो भारत से आगे, हम तो भारत से आगे। और जिस दिन उनका ये वहम टूट जाएगा, अच्छे से क्रैश आउट हो जाएगा, उस दिन वो खुद ही आ जाएंगे भारत के दंडवत करने। वो खुद आएंगे भारत को दंडवत करने, क्योंकि उनको जरूरत है, हमको नहीं जरूरत है उनकी। आज उनका प्रधानमंत्री खुद कहने के लिए मजबूर हो गए कि बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया है, और ये हमारे लिए शर्म की बात है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आज ये कहने के लिए मजबूर हो गया है क्योंकि बांग्लादेश में सच में विकास किया है, और इस चीज से वो मजबूर हो गया कि, और वो कहने के लिए मजबूर हो गया कि हमें शर्म आनी चाहिए कि हम, हमारे अंदर से जो देश निकला आज वो हमसे कितने आगे निकल गया और हम कितने पीछे रह गए। क्यों पीछे रह गए आप? क्योंकि आपने हथियार, दुश्मन, आपने अपने पड़ोसी को अपना दुश्मन बनाया, और उसने अपने पड़ोसी को दुश्मन नहीं, अपने पड़ोसी को दोस्त बनाया, जिस कारण से वो आगे निकल गया। समझ में आई बात? तो यही चीज यहां पर भी, अब आपको ही पता चल जाए कि आप जिससे नफरत करते हो वो आपसे बहुत अच्छा तो कलेश मच जाता है ना। वही चीज सोवियत संघ की जनता में भी कलेश मचा, जब उनको पता चला कि ये तो हमसे हर तकनीक, हर चीज में आगे निकल गए हैं, हम इनसे पिछड़ चुके हैं हर चीज में। तो दिमागी तौर पर वो स्तब्ध हो गए। है भगवान, हम वहम पाल के बैठे थे कि हम तो सबसे आगे हैं, लेकिन जब ये वहम टूटा तो उनका दिल दिमाग दोनों फूट गया और सोवियत संघ के खिलाफ वो खड़े हो गए। जब उनको क्या, मिखाइल गोर्बाचेव के समय काल में क्या मिली? आजादी। जब उन्होंने दुनिया का भ्रमण किया और दुनिया का भ्रमण करके जब वो आए तो उन्होंने अपने देश की जनता को बताया कि इस तरह से पूरी दुनिया बदल गई है पूंजीवादी वाली, और हम अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं। आज भी आप देखो पाकिस्तान में पुराना सिस्टम ही चल रहा है, और हमको देखो, जब वहां के लोग यहाँ आते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो नई दुनिया में आ गए हैं, और वहां जाओ तो पुराना भारत अगर किसी को देखना है तो वो पाकिस्तान चला जाए। पाकिस्तान में आपको पुराना भारत पूरा जिंदा मिल जाएगा। 1970 का भारत अगर किसी को देखना है, 1970 में भारत कैसा था, तो वो पाकिस्तान चला जाए, उसे पाकिस्तान में 1970 का भारत देखने को आराम से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 1970 में पाकिस्तान हमसे आगे था हर चीज में, लेकिन 1970 के बाद उसका पतन होना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसके बाद सोवियत संघ की ताकत ढीली पड़ने लगी और अमेरिका ने उस पर पैसा खर्च करना धीरे धीरे कम कर दिया, और 1990 के बाद तो पैसा ही देना ही बंद कर दिया उस तरीके से जिस तरीके से पहले देता था। तो पूरी तरीके से फिर धीरे धीरे पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर आ चुका है। आज पूरी दुनिया में कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। ठीक, तो ये है तीसरा कारण जो कि सोवियत संघ के विखंडन का एक कारण बनती है। जनता का विश्वास टूट जाना, अपनी सरकार से जनता का विश्वास टूट जाना, और जब जनता का विश्वास अपनी सरकार से उठ जाएगा तो फिर क्या होगा? विद्रोह होगा, और क्या होगा? ठीक है, सालों से इन लोगों को बताया जा रहा था कि ये पढ़ दिया ना, सोवियत संघ, ये तीसरा पॉइंट है, अंडरलाइन कर लो। तीसरा नहीं, चौथा, सॉरी।
सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरुद्ध हो चुका था। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया और यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। गतिरुद्ध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार और अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था की अक्षमता, शासन में ज्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा और देश की विशालता के बावजूद सत्ता का विकेंद्रीकृत होना, इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गई। इससे भी बुरी बात यह थी कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से ज्यादा विशेषाधिकार मिले हुए थे। लोग अपने को राज्य व्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे और सरकार का जनाधार खिसकता चला गया। जो सरकार समानता की बात करती थी, उसके अधिकारियों में और उसकी जनता में कोई समानता नहीं थी। जिस समानता के सिद्धांत पर सोवियत संघ का निर्माण हुआ था, वो समानता थी ही नहीं। सरकारी अधिकारी बहुत एलीट भरा जीवन जी रहे थे और जनता भुखमरी का जीवन जी रही थी। और भ्रष्टाचार पूरे अपने शिखर पर था। कुछ भी काम कराना होता था, पहले न्यौछावर दो, फिर काम होता था। भ्रष्टाचार अपनी असीम सीमा पर था। कहां? सोवियत संघ में। सोवियत संघ में भ्रष्टाचार अपनी असीम सीमा पर था, जिस कारण से सोवियत संघ पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था सोवियत संघ। सोवियत संघ की बर्बादी का एक बड़ा कारण यह भी था। समझ में आई बात? और क्या था? और आपका मतलब, और ये लोग अपने आप को बदलना भी नहीं चाहते थे। अगर ये लोग परिवर्तनशील होते ना, तो चीजें बदल सकती थी, लेकिन ये लोग अपनी उसी पुरानी जिंदगी में जीना चाहते थे और अपने विशेषाधिकार किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं चाहते। कौन लोग? कम्युनिस्ट पार्टी के लोग। वो किसी भी तरीके से अपने जीवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते थे। वो जैसे थे वैसा ही शासन उन्हें चाहिए था और वो किसी भी प्रकार से जनता के सवालों का उत्तर देना पसंद नहीं करते थे। लेकिन गोरबाचेव ने जब जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने उसका उल्टा विरोध कर दिया, और जिस कारण से जनता विद्रोही हो गई। और मैंने आपको बताया, सोवियत यूएसएसआर में कितने गणराज्य थे? 15। लेकिन पूरा यूएसएसआर चलता कहां से था? रूस से। भाई अगर सब एक बराबर है, तो सबको एक बराबर ताकत मिलनी चाहिए ना। सबको सबकी इच्छा के अनुसार खाना मिलना चाहिए ना। लेकिन खाना किसके अनुसार सबको मिल रहा है? एक दिन मैं मान लेता हूं, आपके अनुसार मुझे खाना मिले, तो एक दिन मेरे अनुसार आपको भी तो मिलना चाहिए ना। लेकिन क्या था? हर दिन आपके अनुसार ही मुझे मिल रहा है। फिर कैसा लगेगा? मुझे बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो एक फेडरल सिस्टम में होता क्या है? पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है कि इस काम को आप करेंगे, इस काम को इंटरफेरेंस नहीं करते। जैसे हमारे देश में है, कुछ पावर्स हमने स्टेट को दे रखी है ना, और उन मैटर में सेंटर इंटरफेयर नहीं करता। ये होता है फेडरल सिस्टम। लेकिन वहां तो सेंट्रलाइज सिस्टम था। जो भी फैसला होगा सिर्फ रूस करेगा और और वही ऑर्डर सबके ऊपर थोप दिया जाएगा, जो कि एक गणराज्य के लिए उचित नहीं होता, एक संघ के लिए उचित नहीं होता, क्योंकि संघ में बहुत से लोग हैं और सबकी इच्छाओं का अनुसरण होना चाहिए। आपकी इच्छा का भी मान होना चाहिए, आपकी इच्छा का भी, और मेरी इच्छा का भी मान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं जो कहूं वही सब कुछ है ना। संघीय शासन व्यवस्था में सबका महत्व होता है। छोटे का भी महत्व है और बड़े का भी महत्व है। हमारे देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? हमारे देश का सबसे छोटा राज्य है गोवा। तो गोवा का भी अपना महत्व है, सिक्किम का भी अपना महत्व है। ऐसा नहीं कि इनका महत्व नहीं है, और इनको अपना फैसला खुद लेने की सहूलियत मिली हुई है। हर मामले में केंद्र सरकार जाके इंटरफेयर नहीं कर देती, लेकिन यह होती है संघीय व्यवस्था। लेकिन आपके सोवियत में क्या था? सब कुछ सेंट्रलाइज था, एक ही जगह से सारा फैसला किया जाता था, जो कि सोवियत संघ की बर्बादी का एक कारण बनता है। तो ये सारी बातें याद रखनी है। सोवियत संघ के विखंडन का प्रश्न आए तो इस प्रश्न को इसी प्रकार से सीरीज में उत्तर लिखना है। आगे चलिए, आगे क्या है?
मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों में इन दोनों समस्याओं के समाधान का वायदा था। गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने, पश्चिम की बराबरी पर लाने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वायदा किया, और उस व्यक्ति ने करा भी उन सब चीजों को। वो सब करना चाहता था, इन सभी बदलावों को लाना भी चाहता था, परंतु क्या कम्युनिस्ट पार्टी इन सब चीजों को होने देना नहीं चाहती थी। गोर्बाचेव तो रोग का ठीक निदान कर रहे थे और सुधारों को लागू करने का उनका प्रयास भी ठीक था। ऐसे में आपको आश्चर्य हो सकता है कि फिर सोवियत संघ टूटा क्यों। इस बिंदु पर आकर उत्तर ज्यादा विवादित हो जाते हैं। इस स्थिति में हमें आगे के इतिहासकार शायद ज्यादा बेहतर ढंग से समझा पाए, अर्थात आने वाले समय में। अभी हम अच्छे से इमेजिन करके कह सकते हैं कि भाई जनता ने संतोष नहीं रखा और कम्युनिस्ट लोगों ने गोर्बाचेव की नीतियों को उस प्रकार से सही ढंग से लागू होने नहीं दिया और उनका पूरा समय नहीं दिया गया। जनता ने धैर्य खो दिया। ये वो कारण है जिनके कारण सोवियत संघ टूट गया। अगर जनता धैर्य रख लेती और कम्युनिस्ट पार्टी गोर्बाचेव की नीतियों में उस प्रकार से इंटरफेयर नहीं करती और इंटरफेयर ना करके सपोर्ट करती, तो सोवियत संघ ना टूटता, मेरे विचार में। पर इसका आकलन आने वाले समय में जो इतिहासकार होंगे वो अच्छे से कर पाएंगे, हम नहीं कर सकते। सबसे सटीक उत्तर तो यह जान पड़ता है कि जब गोर्बाचेव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी, तो लोगों की आकांक्षाओं अपेक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता था। मतलब जनता इतने दिनों से भरी पड़ी थी कि जब उनको ढील मिली तो वो एकदम एक ही बार में आसमान की ऊंचाई छूना चाहते थे। एक ही बार में ऐसा आसमान की ऊंचाई छूना चाहते थे, परंतु ऐसा हो नहीं पाता। अगर आप औकात से ज्यादा जाओगे ना तो आप बर्बाद हो जाओगे, और वही चीज होती है सोवियत संघ के साथ। जब आपको धीरे धीरे ही चलना चाहिए। एक दिन में कोई 12वीं में नहीं आता और एक दिन में कोई 12वीं भी पास नहीं कर पाता, है ना। समय लगता है ना, पूरा 1 साल का स्टेज वाइज है। पर ये धैर्य ये लोग नहीं रख पाए। इनको आजादी मिली तो इन्होंने सोचा कि अब तो एकदम एक ही बार में आसमान छू लेते हैं। तो वो आसमान छूने की अभिलाषा ने, उस आसमान छूने की अभिलाषा ने उनकी जिंदगी को ही, उनके देश को, उनके पूरे संगठन को ही बर्बाद और तबाह कर दिया। आजादी मिले तो धीरे धीरे आजादी एंजॉय करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आजादी मिल गई तो चलो उड़ जाओ। ये कदापि नहीं करना चाहिए, ये कदापि नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे हर चीज धीरे धीरे होती है। धीरे धीरे देखो, जैसे कुछ लोग होते हैं गांव से आते हैं तो शहर के रंग में एक ही दिन में रचने बसने का कोशिश करते हैं, एक ही दिन में। पर जो एक दिन में रचने बसने की कोशिश करता है ना, उसकी बहुत बेइज्जती होती है, बहुत बेइज्जती होती है। ऊट पटांग कुछ भी पहन लेता है, फिर वो अपने आप को स्टाइलिश दिखाने के लिए, और वो जो स्टाइलिश दिखाने का कोशिश करता है और वहीं वो भद्दा दिखने लगता है, समय के साथ अपने आप को कन्वर्ट करो धीरे धीरे, और धीरे धीरे आप अपने आप को कन्वर्ट करोगे तो आपका कन्वर्जन भी नहीं दिखाई पड़ेगा, किसी को पता भी नहीं चल पाएगा, और आप बदल जाओगे। इंस्टेंट अगर आप बदलने की कोशिश करोगे ना तो आप बदल भी नहीं पाओगे और बर्बाद जरूर हो जाओगे। समझ रहे बात? ये बात समझ लो। देखो, किसी को नशेड़ी बनाया जाता है ना तो एक दिन में नहीं बनाया जाता। रोज पहले एक दिन तुपी, 1 कश, फिर दूसरे दिन 2 कश, 3 कश, 4 कश, 5 कश, धीरे धीरे वो फिर पूरी सिगरेट का लती बन जाता है। तो ऐसे होता है। पर इन लोगों ने एक ही दिन में सोचा कि पूरी सिगरेट आज ही पी जाएंगे, और पूरे सिगरेट का आनंद एक ही दिन में ले लेंगे। ये उदाहरण इसलिए दिया जिससे कि आप आसानी से समझ सके, ठीक है। एक ही दिन में नशेड़ी बनने की कोशिश करें, यार एक दिन में कोई नशेड़ी नहीं बनता। तो वही चीज इन्होंने, सोवियत संघ की जनता ने वो धैर्य नहीं दिखाया और कम्युनिस्ट पार्टी ने वो गोर्बाचेव की नीतियों को सहयोग नहीं दिया जो उन्हें देना चाहिए था।
था गोर्बाचेव को, परंतु उन्होंने वो सहयोग, वो सपोर्ट गोर्बाचेव को नहीं दिया, जिस कारण से चीजें वैसी नहीं हो पाई जैसी गोर्बाचेव ने सोची थी। समझ में आई बात कि नहीं आई? अभी भी आई? चलो कोई बात नहीं। कहां गए थे हम? इस पर काबू पाना इस पर काबू पाना एक अर्थ में असंभव हो गया। सोवियत संघ में जनता के एक तबके की सोच यह थी कि गोर्बाचेव को ज्यादा तेज गति से कदम उठाने चाहिए। ये लोग उनकी कार्य पद्धति से धीरज खो बैठे, अंडरलाइन कर लो, धीरज खो बैठे और निराश हो गए। इन लोगों ने जैसे सोचा था वैसा फायदा उन्हें नहीं हुआ। यह संभव है उन्हें बहुत धीमी गति से फायदा हो रहा हो। जनता के एक हिस्से, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और वे लोग जो सोवियत व्यवस्था में फायदे में थे, उनके विचार ठीक इसके विपरीत थे। इनका कहना था कि हमारी सत्ता और विशेषाधिकार अब कम हो रहे हैं और गोर्बाचेव बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं। इस खींचातान में गोर्बाचेव का समर्थन हर तरफ से जाता रहा और जनमत आपस में बट गया। जो लोग उनके साथ थे उनका भी मोह भंग हुआ। ऐसे लोगों ने सोचा कि गोर्बाचेव खुद अपनी ही नीति का ठीक तरह से बचाव नहीं कर पा रहे हैं। ये जो एक्सपेक्टेशन थी ना, इस एक्सपेक्टेशंस ने ही गोर्बाचेव को सोवियत संघ का खलनायक बना दिया। पर व्यक्ति वो गलत नीति से कुछ काम नहीं कर रहा था, वो सही ही करना चाहता था। लोगों की एक्सपेक्टेशंस ने, लोगों की हायर एक्सपेक्टेशंस ने सोवियत संघ को बर्बाद कर दिया। अगर ये लोग पेशेंस रख लेते 5 साल 10 साल का, तो सोवियत संघ बर्बाद नहीं होता और आज भी वो एक डोमिनेटिंग पावर होता। हो सकता था, मुझे लगता है कि वो अमेरिका से भी आगे निकल जाता, अमेरिका से भी आगे निकल सकता था वो, क्योंकि उसमें अमेरिका से ज्यादा पोटेंशियल है, अमेरिका से ज्यादा पोटेंशियल रिसोर्सेज है उसके पास, बहुत ज्यादा। समझ में आई बात? और अगर भारत उसके साथ रहता आराम से, क्योंकि भारत जिसके साथ भी रहता है वो दुनिया का किंग होता है। आज आपको बता देता हूं, अमेरिका का जो नासा है उसमें कम से कम 40 से 50% साइंटिस्ट भारतीय हैं। 40 से 50%। जो वहां की सिलिकॉन वैली है, जहां कंप्यूटर का बहुत बड़ा काम होता है, वहां पे भारतीय हैं। और पूरा मतलब उनका आईटी सेक्टर हम ही संभालते हैं। आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है उनका हम ही संभालते हैं। हमारा ही वर्किंग प्रोफेशन वहां जाकर काम करता है और पूरी अमेरिका को चलाता है। समझ में आई बात? तो अमेरिका हमारे दम पर चल रहा है, ये भी बात है, हम भी उन्हीं के दम पर चल रहे हैं। दोनों सिक्के के दो पहलू होते हैं हमेशा, ये बात समझ लो। सिक्के के हमेशा कितने पहलू होते हैं? 2। तो अगर हम उनको दे रहे हैं तो वो भी हमें दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं भाई। ठीक है, आगे सुनो। इन सारी बातों के बावजूद संभवतः सोवियत संघ का विघटन ना होता, लेकिन एक घटना ने अधिकांश पर्यवेक्षकों को चौंकाया और सोवियत व्यवस्था के अंदर के लोग भी इससे दंग रह गए। यह घटना थी राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा के उभार की। अंडरलाइन कर लो इसको। ये है अंतिम कारण जिसने सोवियत संघ को तोड़ दिया। राष्ट्रवाद और संप्रभुता की भावना का जाग जाना, रूस के लोगों के अंदर रूसीपन आ जाना, रूसी लोगों के अंदर रूस के प्रति राष्ट्रवाद आ जाना कि हम तो रूसी हैं, हमें नहीं रहना इनके साथ, यूक्रेन वालों के साथ, इनके साथ, उनके साथ। ये जो राष्ट्रवाद की भावना और संप्रभुता की भावना जाग गई ना लोगों के अंदर, राष्ट्रवादी भावना जाग गई कि हम तो ये हैं तो हम ये हैं। बिहार के लोगों के अंदर बिहारीपन, यूपी के अंदर बस यूपी वाला, हरियाणवियों के अंदर हरियाणा, पंजाबियों के अंदर पंजाब, ये क्या क्षेत्रवाद है। तो ऐसा ही राष्ट्रवाद कहां पनप गया? ऐसा ही राष्ट्रवाद इन 15 गणराज्यों में पैदा हो जाता है, जिस कारण से ये 15 गणराज्य अलग अलग देशों में विभाजित हो जाते हैं।
कि हम अपने ऊपर खुद शासन करेंगे, हमें नहीं रहना यूएसएसआर के साथ, अब हम अपने ऊपर खुद शासन करेंगे। इस भावना का पनपना, राष्ट्रवाद की भावना का आ जाना इन देशों के अंदर, जिन देशों को मिलाकर सोवियत संघ बना था, उन देशों के अंदर अपने देश के प्रति, यूएसएसआर के प्रति नहीं, अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना का पनपना और संप्रभुता का मतलब होता है अपने ऊपर अपना शासन, इस भावना का पनपना ही सोवियत संघ के विखंडन का सबसे आखिरी कारण और तात्कालिक कारण माना जाता है। समझ आई बात? अगर आपसे पूछा जाए 1 नंबर के प्रश्न में कि सोवियत संघ के विखंडन का तात्कालिक कारण क्या है, तो आप क्या लिखेंगी? राष्ट्रवादी भावनाओं, राष्ट्रवाद और संप्रभुता की भावनाओं का पनपना ही सोवियत संघ के विखंडन का तात्कालिक कारण माना जाता है। समझ में आई बात? आ गई? राष्ट्रवाद समझ में आया क्या है? अपने देश के प्रति, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने भोजन के प्रति प्रेम का पैदा होना ही राष्ट्रवाद है। और हमारे देश में उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रवाद। हमारे देश में क्या कहा जाता है उसे? क्षेत्रवाद। समझ में आई बात? जैसे पंजाबियों के अंदर पंजाब के प्रति प्रेम का होना, बिहारियों के अंदर बिहार के प्रति प्रेम का होना, बिहार में रहने वाले लोगों को बिहारी कहा जाता है। ये बात समझ लो, बिहारी कोई जाति नहीं है, बहुत लोगों को नहीं पता ये चीज, बहुत लोग इसे गाली की तरह यूज करते हैं, परंतु ये गाली नहीं है। प्राउडली हमें जो लोग बिहारी हैं उनको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ हम भाई बिहारी हैं, जो है वो करते हुए, ठीक है। और हम यूपी के हैं, हम पूर्वांचल के हैं, तो हम पूर्वांचली हैं, और जो है उधर के वो हैं। यूपी भी 2 भागों में बटा है, एक पश्चिमी यूपी है, एक पूर्वी यूपी, ठीक है। हम लोग पूर्वी यूपी के हैं, और जिनके टोन में हरियाणवी पन आ जाता है, जिनके खड़ी भाषा, जैसे ये आपका मथुरा का कैसे किधर पड़ जाता है? पश्चिमी यूपी में। और जो इलाहाबाद है, प्रयाग है, इलाहाबाद, प्रयाग और ये सारे क्षेत्र किधर पड़ जाते हैं? पूर्वी यूपी, गोरखपुर, बनारस, ये सारे, ठीक है। तो ये है तात्कालिक कारण। और किन राज्यों में ये सबसे पहले उभरता है राष्ट्रवाद? यह घटना थी राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा के उभार की। रूस और बैलिस्टिक गणराज्य, बैलिस्टिक गणराज्य कौन से हैं? एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, यूक्रेन तथा जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भाव का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। इस मसले पर भी अलग अलग राय मिलती है। एक विचार तो यह है कि राष्ट्रीयता की भावना और तड़प सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं न कहीं जारी थी, और चाहे सुधार होते या ना होते, सोवियत संघ में अंदरूनी संघर्ष होना ही था। खैर, यह तो इतिहास की अनिवार्यता के बारे में अनुमान लगाना हुआ, लेकिन सोवियत संघ के आकार, विविधता तथा उसकी बढ़ती हुई आंतरिक समस्याओं को देखते हुए ऐसा सोचना असंगत भी नहीं है। कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि गोर्बाचेव के सुधार ने राष्ट्रवादियों के असंतोष को इस सीमा तक भड़काया कि उस पर शासकों का नियंत्रण नहीं रहा। मैं ऐसा नहीं मानता। देखो, मैं मानता हूं कि राष्ट्रवादी भावनाएं पनपी हुई थी पहले से ही, लेकिन पहले के शासकों ने सेना के दम पर उसे हर बार दबा दिया था। हर बार सोवियत की सेना ने उसे दबा दिया था। लोगों की हर व्यक्ति के अंदर अपने क्षेत्रवाद होता है। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र से प्यार करता ही करता है। हर व्यक्ति अपनी भाषा, क्योंकि भाषा माँ होती है, और हर व्यक्ति अपनी भाषा से प्यार करता ही करता है। चाहे वो कहे या ना कहे, वो प्यार करता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अपने घर से प्यार नहीं करता, सब प्यार करते। तो ये प्यार पहले भी था ये प्यार, लेकिन हर बार सेना उसे दबा देती थी। सेना के माध्यम से उसे दबवा दिया जाता था। परंतु गोर्बाचेव ने सेना का प्रयोग कदापि नहीं किया, जिस कारण से ये राष्ट्रवादी भावनाएं पूर्ण रूप से उबल सकी, बाहर आ सकी, और बाहर आकर उन्होंने विद्रोह करके पूरे सोवियत संघ को तोड़ दिया। ये है मूल कारण, मैं जो समझता हूं। आप लोग समझते हैं जो, वो आप लिख सकते हैं।
विडंबना यह है कि शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग सोचते थे कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार सबसे दमदार होगा, क्योंकि ये गणराज्य रूस से धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। लेकिन हुआ यह कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्यों रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बैलिस्टिक क्षेत्र में सबसे प्रबल नजर आया। यहाँ के आम लोग अपने को मध्य एशियाई गणराज्यों के लोगों से अलग थलग महसूस कर रहे थे। इनका आपस में भी अलगाव था। इन गणराज्यों के लोगों में यह भाव घर कर गया कि ज्यादा पिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में शामिल करने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो इस भावना का पनपना देखो, जो जल्दी कमाने लगता है ना, जो आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न होता है ना, उसी के अंदर अलग होने की भावना पैदा होती है। तो जिन क्षेत्रों को सोवियत संघ ने सबसे ज्यादा अच्छे से पाला नरिश किया, उन्हीं में सबसे पहले क्या विद्रोह का बिगुल बजा। सबसे पहले उन्हीं के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगी और उन्होंने ही सोवियत संघ को तोड़ा। और जिनको माना जाता था कि ये सबसे पहले विद्रोह करेंगे, मध्य एशिया के देश, उन्होंने ऐसा नहीं किया। मध्य एशिया के देश धार्मिक तौर पर भी अलग थे, क्योंकि ये सारे के सारे इस्लामिक देश थे। आपके किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारे के सारे एक समय सोवियत संघ के पार्ट थे और ये माना जाता था कि ये सबसे पहले विद्रोह करेंगे, परंतु इन्होंने नहीं किया, क्योंकि ये आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे और ये इतने संपन्न नहीं थे, जिस कारण से इन्होंने विद्रोह न करके जिन पर सोवियत संघ ने सबसे ज्यादा पैसा लगाया, सबसे ज्यादा समय लगाया, उन्होंने विद्रोह किया। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये विचार घर कर गया था कि हम लोगों को इन गरीब देशों के विकास के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। जैसे हमारे देश में भी इन राज्यों के अंदर ये भावना कभी कभी आ जाती है कि हमें अपने विकास का पैसा इन्हें देना पड़ता है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।